हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है, ये अलग से आपको सुझाव देने के हो सकता है कि नहीं हो सकता, अपने मन से लिखने हैं। और कैबिनेट की पूर्व संस्था प्रिवी परिषद थी, ये ब्रिटिश की बात हो रही है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री क्या है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के कैबिनेट का महत्व और मंत्रिमंडल क्या है, ये सब के हम परिचय थोड़ा सा करेंगे, फिर बाद में मंत्रिमंडल और उनके कार्य करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम कल जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कि वो वहाँ का सम्राट कैसा होता है, तो क्या पहले के सम्राट ही है, वहाँ वंशानुगत होता है और वंशानुगत के आधार पर ही वो चुना जाता है, उनका बेटा वापस राजा बनेगा। और जनता भी यही चाहती है कि उनका राष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति या राजा सम्राट बने रहे, तभी वहाँ लोकतंत्र और थोड़ा सा राजतंत्र है। तो अब बात ये उठी है कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति, ब्रिटेन में निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है क्या, यानी वो निर्वाचित होके क्या राजपद पर बैठा रहेगा क्या, ये सब बातें हम आज थोड़ी सी पढ़ेंगे। तो इसमें है थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा उसका आर्थिक औचित्य भी कहा गया है कि राजपद के उपयुक्त सभी उपयोगिता तो हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण या व्यय के आधार पर राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। राजतंत्र पर इंग्लैंड की आय के 1% का 20वां भाग खर्च करता है। कौन करता है? राजा। आर्थिक मतलब मदद भी करता है राजतंत्र में, 20वां भाग करता है। यदि राजपद के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था हो जाए तो भी उसके चुनाव, वेतन, भत्ते, कर्मचारी मंडल आदि के रूप में इससे अधिक धनराशि ही खर्च करनी होगी। यानी वो निर्वाचित भी हो जाए राष्ट्रपति तो भी उनको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, चुनाव के लिए, वेतन भत्ते के लिए, कर्मचारी मंडल, तो ये सारे कार्य उनको राष्ट्रपति को करने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा जो राजा है उनको महत्व दिया गया, वो ज़्यादा सिर्फ अपना सम्मान चाहता है, ज़्यादा शक्ति अपने हाथ में नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वह नाम मात्र का है। तो उनको ये पद देने से ये सारे कार्य उनके खुद के आर्थिक वहन, यानी खुद ही औचित्य, आर्थिक औचित्य, वो खुद ही पैसे दे रहा है, तो फिर निर्वाचित राष्ट्रपति वो भी उन सरकार से पैसे खर्च होगी। इससे अच्छा राजपद ही विकल्प है, क्योंकि राजपद में वो रहेगा तो खुद के पैसे वो इसमें देगा, और अगर निर्वाचित होगा राष्ट्रपति तो फिर बाद में सारे जो पैसे लगेंगे वो सरकार के लगेंगे। राजपद से ही होने वाले लाभों की तुलना में वस्तुतः ये धनराशि कुछ भी नहीं है। यानी जितना राजपद में जो राजा खर्च कर रहा है देश के लिए या मंत्रिमंडल किसी गरीब के लिए, कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो जितना पैसा राजपद में बैठा राजा कर रहा है उतना निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो उसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है। तो अनेक बार यह प्रश्न किया जाता है कि क्या वंशानुगत राजा के स्थान पर निर्वाचित प्रधान के पद की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट के द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है, निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निम्न कारणों से निर्वाचित प्रधान राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। यानी हो सकता है, उन्होंने पूछा तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पहला कारण बताया इसमें, ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटिश वरन ब्रिटिश अधिराज्यों और राष्ट्रमंडलों देशों का भी प्रधान समझा जाता है। और कल भी मैंने बताया था, राष्ट्रमंडल जो पहले उनके अधीन रहे देश, जैसे हम भी उनके राष्ट्रमंडल देश है, जैसे उपनिवेश बन के आए थे, शासन व्यवस्था संभाली थी, वो हमारे ऊपर राज किया था, तो जिस देशों में उन्होंने राज किया वो है राष्ट्रमंडल देश। तो ब्रिटिश का राजा ब्रिटिश का नहीं बल्कि
अधिराज्य भी है, दूसरे देशों का भी वो प्रधान समझा जाता है। एक निर्वाचित प्रधान केवल ब्रिटिश जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है, यानी निर्वाचित अगर राष्ट्रपति को कर दिया तो सिर्फ ब्रिटिश के लोग ही उनको निर्वाचित करेंगे, लेकिन यहाँ पे अधिराज्य दूसरे देश भी उनको राजा मान रहे हैं और उसे राष्ट्रमंडल के देशों की निष्ठा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी जो निर्वाचित हो रहा है राष्ट्रपति, उनको दूसरे देशों से प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती, नई निष्ठा मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश वाले उनको समर्थन कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरा इसमें है, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता। यदि वह दलीय आस्था का त्याग भी कर दे तो भी पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में संदेह किया जा सकता है। उसे सम्राट जैसे सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा पूर्वक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। यानी अगर राष्ट्रपति को वहां ब्रिटिश में चुना गया, निर्वाचित कर दिया गया लोगों द्वारा, तो एक और समस्या आ सकती है कि वो दलगत हो जाएगा। एक तो सरकार बनाएगा दल, दो दल है वहां, एक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तो दल भी वो उनका इतना सम्मान नहीं होगा जितना अभी हो रहा है, जो राजा के पद पर हो रहा है। वो अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो दल कोई महत्व नहीं देगा, वो कभी इस दल की बात करेगा, कभी उस दल की बात करेगा और उनकी निष्पक्षता पर संदेह, लोगों को शक होगा कि ये सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर राजपद है, वो राजा है, तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उनके लिए कोई दल वगैरह नहीं, बस वो तो राजा बना हुआ है, सिर्फ नाम मात्र का उनके नाम से सारे शासन व्यवस्था चल रही है और उनका कार्य चल रहा है। तीसरा है, निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतः निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर ब्रिटिश सम्राट के राजनीतिक ज्ञान एवं प्रशासनिक अनुभव से वंचित हो जाएगा। यानी तीसरी बात ये कही गई है कि अगर निर्वाचित राष्ट्रपति हो जाए, जनता द्वारा निर्वाचित कर दे, तो फिर बाद में वो कार्यकाल उनका सीमित होगा, 5 वर्ष 6 वर्ष जो भी वहां का राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो सीमित रहेगा। तो सीमित होने के कारण वो उतना अनुभव नहीं हो पाएगा जितना राजा का। राजा तो जैसे उनका राज सिंहासन पे बैठते ही मृत्यु तक वो कार्य संभालेगा और उनका अनुभव बढ़ता ही जाएगा और वो मंत्रिमंडल और सब प्रधानमंत्री को अच्छी सलाह देने में वो समर्थन कर पाएगा, वो अच्छी सी सलाह दे पाएगा, अच्छी सी योजना बना सकता है। लेकिन अगर निर्वाचित राष्ट्रपति हुआ तो इन सब बातों के लिए वो सही नहीं माना जाएगा, वो उनका अनुभव कम होगा, तो वो फिर बाद में इतना कार्य निर्वाचित में राजनीति का ज्ञान इतना नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट है, संसदीय शासन में शासन के अध्यक्ष को केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना है। सम्राट के द्वारा अपने पद की राजनीतिक मर्यादा को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर यदि कभी परंपराओं का उल्लंघन कर बैठे तो संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारिक बुद्धि का भी यही कहना है कि जब वंशानुगत राजा कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तो निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था करके निर्वाचित और तत्संबंध समस्या का सामना क्यों किया जाए। इन्हीं बातों की दृष्टि में रखते हुए इयाल गिलमोर ने लिखा है कि स्वतंत्र शासक निर्वाचित अध्यक्ष के स्थान पर सम्राट के साथ अधिक अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कहने का मतलब चौथा ये है कि अगर निर्वाचित वहां पे ब्रिटिश में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा तो वहां पे वो नाम मात्र का होगा, संसदात्मक में वास्तविक कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का वो औपचारिक प्रधान होगा, व्यवस्थापिका में भी वो दोहरी भूमिका निभाएगा। तो औपचारिक प्रधान होने के नाते वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, वो सलाह वगैरह देगा तो वो मंत्रिमंडल माने या नहीं माने, प्रधानमंत्री वो सलाह माने या न माने, ये समस्या आ सकती है।
लेकिन राजपद पर जो आश्रित है राजा, उसमें ये समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो राजा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, उनकी वंश से चला आ रहेगा। मरेगा तब जाके वो उनका पद खाली होगा, वापस उनका नया जो बेटा है वो नया पद ग्रहण करेगा। तो इसमें राजा जो कार्यपालिका का औपचारिक बात, ये जो निर्वाचित होके करेगा, इतना कार्य अच्छा नहीं कर पाएगा जैसा राजा कर पाएगा, क्योंकि राजा उसमें दबाव में नहीं रहेगा और वो नाम मात्र का नहीं रहेगा, उनका सम्मान होगा। इसलिए उनके वो इतने अनुभव के अनुसार नई नई योजना, नए नए परामर्श प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को दे सकता है। इसलिए कार्य संसदात्मक में अच्छे कार्य हो सकते हैं। इसलिए निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का स्थान पर नहीं हो सकता। ब्रिटेन में इस संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता है कि आग ने कहा है कि ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और बना रहना चाहिए। यानी जो विचारक है, राजनीतिक विचार, आग ने कहा है कि ब्रिटेन मुकुटधारी गणतंत्र है, यानी संस्था तो है, सब संस्था कर रही है उनके मुकुट के हिसाब से, लेकिन वो राज पद पर बैठा है, वो गद्दी पर बैठा है, राजा सिंहासन में, वो सिर्फ सलाह देना और अच्छे कार्य करना, लोगों के हित के लिए कार्य करना, उनका यही है। तो आग ने कहा है कि ब्रिटिश अपनी मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और वह बना रहेगा, वो कभी भी नहीं हट सकता, क्योंकि निर्वाचित राष्ट्रपति सही अगर बना भी दिया जाए तो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्राट शक्तिहीन भले ही हो, लेकिन हो गया हो, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अब भी उसके पद का पर्याप्त महत्व है। इसके अतिरिक्त शक्तिहीन होते हुए भी व्यावहारिक प्रशासन में उनके द्वारा उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग है। लावेल के शब्दों में कहा गया है कि यदि राजा राज्य के पौत्र की प्रेरित शक्ति नहीं है तो भी उस पौत्र का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार उस पौत्र का वह एक केवल लाभदायक वयन अत्यंत आवश्यक भाग है। कहने का मतलब, क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? तो बच्चों ये लिखना है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमने बातें पढ़ी कि राष्ट्रमंडल दूसरे देशों का, वो राजा नहीं कहलाएगा, सिर्फ जनता द्वारा चुना जाएगा और वो नाम मात्र का होगा, वो उनका अनुभव कम होगा क्योंकि उनका कार्यकाल सीमित कर दिया जाएगा, उनको ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी जाएगी, और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री वास्तविक रहेंगे और उनका कोई औपचारिक महत्व रहेगा, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होकर राजपद रहेगा, यानी विकल्प नहीं हो सकता। कहने का मतलब वहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र और गणतंत्र का मिश्रण रूप ही चलेगा, जो अभी तक चला आ रहा है। अगर समस्या होती तो अभी तक क्रांति हो चुकी होती, समस्या नहीं है, इसीलिए इतना चल रहा है। इसलिए बच्चों ये क्या निर्वाचन राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अब है कैबिनेट के पूर्वज कौन है? संस्था कौन है? प्रिवी परिषद। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल के, जिसके पास क्या है, विभाग है, उसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद तो सारे मंत्रियों को मिलाकर कहते हैं मंत्री परिषद, और मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री जिसके पास विभाग है, जैसे रेल मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, ये सारे मंत्री होते हैं, उसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री पहले गणतंत्र देश नहीं था, राजतंत्र था। अभी भी गणतंत्र है, लेकिन राजतंत्र मतलब वंशानुगत चुना जाता है, लेकिन उनको शक्तियां नहीं दी। लेकिन कैबिनेट की पूर्व संस्था प्रिवी परिषद क्या थी, इसमें हम पढ़ेंगे। यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाए, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। तो कैबिनेट की पूर्व संस्था प्रिवी परिषद, इसमें पढ़ेंगे। द्वितीय
द्वितीय, ये अभी वर्तमान में द्वितीय, लेकिन पूर्वज है पहले, उनकी पहले मतलब पीढ़ी दर है प्रिवी परिषद। तो ब्रिटिश व्यक्ति बहुत ही अधिक रूढ़िवादी और अपनी रूढ़िवादिता के कारण ही उससे उनके द्वारा उन राजनीतिक संस्थाओं को भी बने रहने दिया गया है जिनका वर्तमान समय में कोई वास्तविक कार्य नहीं रह गया है। प्रिवी परिषद एक ऐसी संस्था थी, वर्तमान समय में कैबिनेट के द्वारा जो कार्य किए जाते थे भूतकाल में, इनमें से अधिकांश कार्य प्रिवी परिषद ही किया करती थी। इस दृष्टि से इसे कैबिनेट की पूर्व संस्था कहा जाता है। 18वीं सदी तक प्रिवी परिषद ही ब्रिटेन में कार्यपालिका सत्ता का, यानी 18वीं सदी तक प्रिवी परिषद ही ब्रिटेन में कार्यपालिका सत्ता का प्रमुख स्रोत थी। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के विकास के साथ साथ इसकी शक्तियां कैबिनेट को हस्तांतरित होती गई और वर्तमान समय के प्रशासनिक यंत्र में इसे एक सम्मानप्रद किंतु केवल एक औपचारिक स्थान प्राप्त है। यानी ये पूर्वज है, उनका कार्य अब कैबिनेट मंत्रियों ने ले लिया है ये प्रिवी परिषद का, लेकिन पहले जो अभी जो कार्य कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री वो पहले प्रिवी परिषद कर रही है, अब उनको औपचारिक स्थान दे दिया गया है। ये नाम मात्र के हैं लेकिन उनका अभी भी सम्मान किया जाता है। अब है मंत्रिमंडल या कैबिनेट। मंत्रिमंडल या दोनों एक ही है, मैंने पहले भी कहा, मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री। तो ब्रिटिश में मंत्रिमंडल क्या है और कैबिनेट मंत्री क्या है? तो इसमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व, क्या महत्व हो सकता है? ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री में क्या महत्व है? ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, और वास्तविक होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में ही शामिल होता है प्रधानमंत्री। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं वरन वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, क्योंकि वहां वंशानुगत राजा चुना जाता है तो वो औपचारिक प्रधान है। और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक, कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेत्ता डाइसी ने कहा है कि यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। यानी वास्तविक जो कार्य किए जाते हैं वो तो सम्राट के नाम पे ब्रिटिश में, लेकिन वास्तविक रूप से कार्य किए जाते हैं वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होते हैं। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, यानी कार्यपालिका की शक्ति कैबिनेट में निहित होती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संविधान के विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार है। बैजोट कह रहे हैं कि कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बस कुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। यानी बेजोट ने कहा है कि ये हाइफन है, जोड़ता है, और बस चुआ है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को दोनों को मिलाता है। लावेल कह रहा है कि राजनीतिक मेहरबा की आधारशिला है, यानी मंत्रिमंडल राजनीति की मेहराब की आधारशिला है। रैमजे मोरियो का भी कहना है कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालन चक्र है, यानी जहाज चल रहे हो, जो बैठे हैं वो तो व्यक्ति है,
लेकिन चालक जो चलाता है जहाज वो कैबिनेट मंत्री है। एमरी ने भी कहा है कि कैबिनेट सरकार का केंद्रीय नियंत्रण यंत्र है, एक यंत्र की भांति नियंत्रण करती है। सर जॉन मैरियर का कहना है कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। यानी मैरियर ने भी कहा कि कैबिनेट वह धुरी है जो संपूर्ण चक्र घूमता है, अंतरिक्ष में जैसे घूमता है वैसे दूरी पर, पृथ्वी दूरी पर घूमती है वैसे ही चक्र घूमता रहता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व तो पिछले 2 सदियों से चला आ रहा है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है और ब्रिटेन में ये प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है। परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्णतया एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है और व्यवहारिक प्रवृत्ति के कारण संसद की शक्तियों का अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में यानी संसद की व्यवस्थापिका के जो शक्तियां है वो कम हो गई है और कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में रैमजे मौर्य जैसे कुछ व्यक्ति कैबिनेट के अधिनायक तत्व की बात करने लगे हैं। कैबिनेट के अधिनायक तत्व की बात निराधार है, लेकिन इसके साथ ही यह तथ्य है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। कहना के मतलब कैबिनेट ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और संसद भी उस पर कम है, कार्यपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने मंत्रिमंडल या कैबिनेट के महत्व को पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल क्या है और उसकी मंत्रिमंडल की व्यवस्था की विशेषता, गठन, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।